बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पैथोफिजियोलॉजी का फ़ाइनल टर्म के लिए चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स। इससे पहले हमने कार्डियक डिसऑर्डर का चैप्टर पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिएगा। अभी जो हम पढ़ेंगे दैट इज़ मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर, और इसमें जो है चीज़ें ज़्यादा है, चीज़ें काफ़ी हैं समझने के लिए। टर्म्स है, कुछ टर्मिनोलॉजीज़ है, कुछ कंसेप्चुअल चीज़ें भी है। तो आपने इसको गौर से देखना है और समझना है। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको समझा सकूँ और आपको समझ भी आ जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले इसमें जो डिजीज़ एक्सप्लेन की गई है या बताई गई है दैट इज़ ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस आपको पता है कि एज अ डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज़ है। मतलब इसमें जॉइंट्स जो होते हैं जहाँ पे दो बोन्स आपस में मिलते हैं तो वो जॉइंट्स स्लोली ख़राब होने लगते हैं। डीजेनरेटिव हम कहते हैं किसी चीज़ का स्लोली आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होना। तो इस तरह जो जॉइंट्स है वो ख़राब हो जाते हैं, रिज़ल्ट फ्रॉम द बायोकेमिकल ब्रेकडाउन। मतलब जो कार्टिलेज होता है, ठीक है, जो साइनोवियल जॉइंट्स के दरमियान जो कार्टिलेज होता है, मतलब दो बोन्स आपस में बिल्कुल एक दूसरे के साथ नहीं मिले होते, उनके बीच में कार्टिलेज होता है जो उनको फ्रैक्शन से बचाता है। अब वो कार्टिलेज अगर ख़राब हो जाए, ठीक है, उन जो केमिकल से वो बना होता है वो स्लोली ब्रेक हो, उनकी तोड़ फोड़ हो और वो ख़राब हो जाए, ठीक है, तो आगे जाके फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस बनता है जो कि जॉइंट डिजीज़ होती है। ये ज़्यादातर हैंड्स में, हिप और नीज़ में, इन जॉइंट्स में ज़्यादातर होता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो लोगों में जॉइंट डिजीज़ पाई जाती है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ठीक है। ये जो है लिखा हुआ है प्रोग्रेसिव इरोजन, मतलब वही कार्टिलेज का आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होना। ज़्यादातर जो है ये एजिंग की वजह से होता है, मतलब लोग जिस तरह उनकी उम्र बढ़ती है तो ये चीज़ें ज़्यादा होती है, या कभी कभी हेरेडिटी, मतलब फैमिली में आ रही होती है ये चीज़ें, या किसी ट्रॉमा इंजरी की वजह से भी हो सकता है। इसका अगर हम पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो पैथोफिजियोलॉजी में सबसे पहले मतलब ये कि नॉट रिजल्टिंग, अच्छा इसमें आपको जो पहला बताया गया ना, प्राइमरी अर्थराइटिस, मतलब अर्थराइटिस का एक किस्म है, ठीक है, प्राइमरी अर्थराइटिस, जो कि मतलब किसी इंजरी या किसी चीज़ की वजह से नहीं होता है, ये नेचुरली होता है। जैसे किसी की उम्र बढ़ती है तो नेचुरली उनके बॉडी के जॉइंट जो है वो ख़राब होने लगते हैं। इस किस्म के अर्थराइटिस को हम कहते हैं प्राइमरी अर्थराइटिस। इसके दरमियान जो जॉइंट के दरमियान जो वाटर होता है, ठीक है, और जो कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स वो सेल्स होते हैं जो कार्टिलेज बनाते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा वाटर एक्युमुलेशन की वजह से, वाटर ज़्यादा होने की वजह से उस जगह पे ख़राब होने लगते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से प्रोटियोग्लाइकेंस डिक्रीज़ होने। प्रोटियोग्लाइकेंस जो है ये प्रोटीन और ग्लूकोज का एक कम्बिनेशन होता है, मतलब दोनों वहाँ पे मौजूद होते हैं। और आपको पता है कि प्रोटीन्स जो है और ग्लूकोज एक किस्म के न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। तो इनका काम ये होता है कि ये जो है वहाँ पे मौजूद होते हैं, प्रोटियोग्लाइकेंस, जो जॉइंट्स को और कार्टिलेज को न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि कार्टिलेज को ब्लड सप्लाई बहुत कम होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी, प्रोटियोग्लाइकेंस भी इन मसलों की वजह से, अर्थराइटिस की वजह से जो है वो कम होने लगते हैं, जो कि आगे जाके अर्थराइटिस, मतलब ज़ाहिरी बात है ये कम हो गए तो अर्थराइटिस आगे जाके मसला पैदा करेगा। विद एजिंग प्रोटीन मेक ऑफ कार्टिलेज डिजनरेटेड, इससे जो मतलब जो प्रोटीन्स होते हैं जिससे कार्टिलेज बनते हैं वो भी डिजनरेट होते हैं, ख़राब हो जाते हैं। टोटल लॉस ऑफ कार्टिलेज क्यूशन बिटवीन बोन, मतलब दोनों बोन्स के दरमियान जो कार्टिलेज होता है वो ख़राब हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है और फ्रैक्शन में आने लगते हैं, बोन्स आपस में रगड़ने लगते हैं, ठीक है, जो कि आगे जाके ऑस्टियोफाइट्स बनते हैं। ऑस्टियोफाइट्स अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे मैंने एक पिक्चर सर्च की हुई थी, ठीक है, ये इस तरीके के ना छोटे छोटे लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं, बोनी स्ट्रक्चर बन जाते हैं छोटे छोटे से, जो कि मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। मूवमेंट मतलब उसकी वजह से फिर आप बिल्कुल मूव नहीं कर पाओगे, और इसके अलावा पेन भी बहुत होता है इसकी वजह से। मतलब ये जो है छोटे छोटे इस तरीके दाग धब्बे बन जाते हैं। दाग धब्बे तो क्या, बस छोटे छोटे बोनी स्ट्रक्चर बन जाते हैं, ठीक है, जो कि नहीं होने चाहिए जॉइंट्स के दरमियान। ये आप देख सकते हैं, ये जॉइंट है, उसके ऊपर ये सारी चीज़ें जो है ऑस्टियोफाइट्स बने हुए। ऑस्टियोफाइट्स का मतलब ये कि एक्स्ट्रा बोनी स्ट्रक्चर्स या स्मॉल बोनी स्ट्रक्चर्स किसी जॉइंट में आना, जो कि नॉर्मली नहीं होते, ठीक है।
अच्छा जी, अब आते हैं सेकेंडरी अर्थराइटिस। इससे पहले जो हमने पढ़ा वो प्राइमरी था। सेकेंडरी मतलब कि किसी वजह से जब आपके अर्थराइटिस हो, ठीक है, आपके जॉइंट्स ख़राब हो, उसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी अर्थराइटिस। इसमें लिखा हुआ है सबसे पहले ओबेसिटी। ज़ाहिरी बात है, कोई बंदा मोटा है तो उसके जॉइंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, ठीक है, मैकेनिकल स्ट्रेस होता है, दबाव ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से ख़राब हो सकते हैं। बार बार कोई ट्रॉमा हो रहा है, कोई जॉइंट डिजीज़ है, या कोई और बोन्स, कार्टिलेज या लिगामेंट में कोई मसला है, उनकी वजह से। किसी को डायबिटीज़ मेलाइटस है तो उनकी वजह से भी हो सकता है। किसी को जो है कंजेनाइटल मसला है, पैदाइशी तौर पर जो है बोन्स में मसला है, जॉइंट्स में मसला है। किसी को जो है वो ग्रोथ हार्मोन का मसला है, T3 T4 थायरॉक्सिन जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, थायराइड ग्लैंड के, तो उनमें अगर कोई मसला है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। या फिर इसके अलावा हीमोक्रेमाटोसिस। हीमोक्रेमाटोसिस का मतलब ये होगा बिल्ड टू मच आयरन। जब आपके ब्लड में, आपके बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा आयरन जमा हो जाए, नॉर्मली एक हद तक आयरन होता है, ठीक है, तो वो हमारे ब्लड में और रेड ब्लड सेल में जो है वो काम आता है। लेकिन अगर ये तादाद बहुत ज़्यादा हो जाए तो ये हेल्थ प्रॉब्लम कॉज करा सकता है, बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम कॉज करा सकते हैं, जिसमें से एक मसला जॉइंट का भी है कि जॉइंट डिजीज़ कराता है, मतलब ये सेकेंडरी अर्थराइटिस कराता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा पेजेट डिज़ीज़ एक किस्म की बीमारी है जो कि अगर बोन ख़राब हो जाए, या फिर जो बोन का एक साइकिल होता है कि बोन एक दफ़ा टूट जाए फिर वो दोबारा से बनने लगता है, तो पेजेट डिजीज़ में वो प्रोसेस इनहिबिट होता है, वो नहीं होता, जिसकी वजह से बोन्स दोबारा रिपेयर नहीं होते। जब बोन दोबारा रिपेयर नहीं होंगे तो ज़ाहिरी बात है वो ख़राब हो जाएंगे, और जो जॉइंट्स का मसला है वो भी ज़्यादा होगा। तो ऑस्टियो या अर्थराइटिस, सेकेंडरी अर्थराइटिस, इसकी वजह से भी हो सकता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये नॉर्मली एक जॉइंट होता है जिस तरह, ठीक है, इन दोनों के बीच में, दोनों के बोन्स के बीच में स्पेस होता है, और इस तरह भी एक स्पेस होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो दोनों बोन्स के दरमियान स्पेस है वो ख़त्म हो गया है, और दोनों बोन एक दूसरे के साथ रगड़ रहे हैं, आपस में मिल चुके हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद इन्फ्लेमेशन, ये जगह स्वेल हो चुकी है, रेड हो चुकी है, ठीक है, तो इन्फ्लेमेशन ये जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड अर्थराइटिस का बताया गया है। ये भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे मसले होते हैं, कार्टिलेज जो है वो ज़ख्मी होता है, बोन्स ख़राब होते हैं, और ये सारी चीज़ें होती हैं। राइट नी का आपको बताया गया, नी जॉइंट जो होते हैं, अगर आप इसका जो पटेला होता है ना, ऊपर की तरफ जो बोन होती है, अगर आप रिमूव करते हो तो आपको इस तरीके का नीचे नज़र आएगा, तो उसकी वजह से ये भी मसले होते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट, ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफन लीड टू कंप्लीट डीजनरेशन ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज। वही बात है कि जो दोनों बोन्स के दरमियान जो कार्टिलेज होता है वो कम्प्लीटली डीजनरेट होता है, ख़त्म हो जाता है, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। इसके अगर हम क्लिनिकल फीचर्स, मतलब साइन सिम्टम की बात करें, तो आपको जो है जॉइंट पेन होगा, सुबह के टाइम मॉर्निंग स्टिफनेस, जिसको हम सुबह के टाइम आपके जॉइंट बिल्कुल सख्त हो चुके हैं, बिल्कुल मतलब मूव नहीं कर सकेंगे आप, ठीक है। वार्मथ, स्वेलिंग ऑन अफेक्टेड, जहाँ पे वो मसला होगा वो तो वो जगह गर्म होगी, स्वेल हो चुकी हुई, लिमिटेड रोम, रेंज ऑफ मोशन, आप उसको मूव नहीं कर पाओगे, ठीक है, किसी उससे कोई काम नहीं कर पाओगे। और हेबर्डन नूड, हेबर्डन नूड आपको मैं आगे बता देता हूँ, ये जो फिंगर टिप्स के साथ वाले जो नूड्स होते हैं, जो जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, जब वो स्वेल हो जाएं, ख़राब हो जाए, तो इसको हम हेबर्डन नूड कहते हैं, ये भी होता है। इसके इन्वेस्टिगेशन कैसे करते हैं, मतलब डायग्नोसिस कैसे करते हैं, सीटी स्कैन कराते हैं, एमआरआई कराते हैं, एक्सरे कराते हैं, और आर्थ्रोग्राफी कराते हैं, मतलब जॉइंट्स को देखना, ठीक है, जॉइंट्स को देखने का जो अमल होता है, जो डायग्नोज होता है, उसको हम क्या कहते हैं, आर्थ्रोग्राफी। मेडिकल मैनेजमेंट भी इसके इंसेट्स हैं, मतलब जो दर्द कम करने वाली जो मेडिसिन होती हैं, ठीक है, कुछ ऐसी होती हैं जो कि हम ऊपर लगाते हैं जॉइंट के ऊपर, टॉपिकल पेन रिलीवर, ये सारे आपको उसके नाम बताए गए हैं, ट्रोमालामीन, सेलिसाइलेट, ठीक है, मिथाइल सेलिसाइलेट, मिथोल और केम्फोर, अजीब अजीब से नाम है, ठीक है, इनसेट्स सारे मतलब पेन रिलीवर से, ये आप देख सकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं एंटी डिप्रेशेंट्स जो कि दबाव, प्रेशर, डिप्रेशन को कम करते हैं, ठीक है, इमेपेरामीन और ट्राइप्टलीन, ये, और कुछ जॉइंट रिप्लेसमेंट भी कराते हैं, मतलब सर्जिकल मैनेजमेंट, दूसरे जॉइंट लगवा देते हैं, या जो है सर्जिकली, ठीक है, प्रोसीजर कराते हैं तो सही हो जाता है। नर्सिंग केयर की बात करें तो नर्सिंग केयर में आप जो है उसको एक्सरसाइज कराओगे, उसका वेट कंट्रोल करोगे, हेल्दी डाइट दोगे, उसको हीट अप्लाई करोगे,
कंफर्टेबल शूज़ उसको दोगे ताकि उसको चलने फिरने में ज़्यादा मुश्किल ना हो, पाँव जो है वो आराम से रखें और उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर वगैरह ना हो। प्रैक्टिस रिलैक्सेशन, मतलब इस तरीके के आपने उसको रिलैक्स करना है, उसका माइंड रिलैक्स हो, जैसे कि हिप्नोसिस, ठीक है। हिप्नोसिस मतलब ये कि डीपली जब बंदा कोई बहुत ही ज़्यादा डीप सिचुएशन में हो, डीपली रिलैक्स हो, आप उसको कोई म्यूज़िक लगा के, कोई इस तरह की कोई मतलब कहानी सुना के, वो बिल्कुल डीप हो ना, वो बस सुन रहा हो, खामोश बैठा हुआ हो, ठीक है। गाइडेड इमेजरी मतलब ये कि आप उनको कोई ऐसा सीन दिखाओ, कोई इस तरह के इमेजेस दिखाओ जो कि बहुत ही ज़्यादा सुकून देने वाले हो, या कोई बहुत ही खूबसूरत जगह हैं, कोई बहुत ही या उसको जिस चीज़ से सुकून मिलता हो ना, जैसे कि इंसान के अपने अकीदे होते हैं, कोई दीनी चीज़ हो, कोई मज़हब के हवाले से, या कोई इस तरह कोई खूबसूरत जगह हो, जो भी हो जिससे उसको सुकून मिले, जो उसको अच्छा लगे, गाइडेड इमेजरी हम उसको कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने एज ए नर्स करनी है, डीप ब्रीदिंग करानी है, मसल रिलैक्सेशन, और ये सारी चीज़ें हम करते हैं। इसके अलावा आपको बोन फ्रैक्चर्स बताए गए हैं। इसमें है ओब्लीक, जो कि बिल्कुल तिरछा सा एक लाइन आए ना, ये तिरछी सी लाइन आती है, इसको हम ओब्लीक कहते हैं। दूसरा कम्युनिटेड, कम्युनिटेड मतलब जब ये कि आपका बोन बहुत सारे हिस्सों में टूट जाए, ठीक है, छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाए, उसको हम कम्युनिटेड कहते हैं। स्पाइरल, जब घूम के वो, जैसे किसी का हाथ आप घुमाते हो ना, तो वो उसकी वजह से अगर बोन टूटे, या फिर जो इस तरह भी टूटा हुआ है, पीछे भी टूटी हुई है और इस तरह भी टूटी हुई है, तो ये स्पाइरल है। कंपाउंड मतलब ये कि जब आपके बोन दो हिस्सों में टूट जाए और एक हिस्सा बिल्कुल स्किन को पार करके बाहर निकले, इसको हम कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। ये आपको वही सारी चीज़ें बताई गई हैं, आप देख सकते हैं, ब्रेक्स द स्किन और स्पाइरल कम्युनिटेड, इसमें भी आपको वो चीज़ें बताई गई है, तो यू कैन सी दैट, इस पर हम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे। अच्छा जी, नेक्स्ट वन इज़ ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस जो है रिफर्स टू इंक्रीज पेरोसिटी ऑफ बोन ड्यू टू लॉस ऑफ बोन मास, मतलब ये कि जब बोन वीक हो जाए, जब बोन की जो मिनरल्स है, जो कैल्शियम वगैरह है, वो स्लोली ख़त्म होने लग जाए बोन से, और बहुत ही ज़्यादा फ्रेजाइल, मतलब बहुत ही ज़्यादा वीक और बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाए बोन्स, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस। इसमें क्या होता है कि बोन डेंसिटी, मतलब बोन की जो वेट है या बोन का जो दबाव वगैरह होता है, ठीक है, मतलब जिस तरीके से बोन एक मज़बूत होता है, जो मज़बूती होती है वो ख़राब हो जाती है, स्ट्रेंथ जो होती है वो ख़राब हो जाती है, फ्रेजाइल बन जाते हैं, इसको हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। नॉर्मली जो कि हमारे बोन्स में प्रोटीन, कोलेजन, कैल्शियम और ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि बोन को स्ट्रेंथन देते हैं, मजबूती देते हैं, लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस में जो है ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं और बोन उन चीज़ों से भी टूटने लगती है जिन चीज़ों से नहीं टूटनी चाहिए। जैसे आप किसी से टकरा गए तो इसमें तो आपके बोन्स नहीं टूटेंगे ना, लेकिन जब आपको ऑस्टियोपोरोसिस है तो इसमें भी आपके बोन्स ख़राब हो सकते हैं। क्लिनिकल फीचर्स इसके मतलब ये कि आपको पेन वगैरह होगा, आपको स्केलेटन सिस्टम में मसला होगा, ठीक है, हिप, पेल्विस और ह्यूमरस, ये सारे बोन्स जो है वो ख़राब होंगे, आपके जो बोन्स है वो वेज हो जाएं, वेजिंग और मतलब बड़े बड़े से जिस तरह फैल जाते हैं ना, तो इस तरह हो जाएंगे। वर्टेब्रा स्पेशली ख़राब हो जाते हैं, वो हाइट लॉस होती है, जैसे बंदे की हाइट कम हो जाती है क्योंकि बोन्स के दरमियान जो फासला होता है वो सारे सब कुछ ख़राब हो जाते हैं। और इसके अलावा काइफोसिस हो जाता है। काइफोसिस मतलब ये कि जब वो इस तरह मैं आपको पिक्चर दिखा, इस तरह की कंडीशन हो जाती है, बैक बोन जो है वो बिल्कुल बाहर की तरफ आ जाती है और बंदे का जो कमर होता है बिल्कुल बाहर की तरफ आती है, इसको हम कहते हैं काइफोसिस, ठीक है। तो इस तरह की कंडीशन होती है उसमें। इसके अलावा डाउगर हम मतलब ये कि ऊपर का जो हिस्सा होता है हमारे अपर बैक का ऊपर वाला हिस्सा, जैसे नेक हिस्सा या उससे नीचे, अगर वो बाहर की तरफ आने लग जाए, जो कि ज़्यादातर फीमेल्स में होता है, ठीक है, जो बॉडी खातून होती है, मैं आपको दिखा, ये जो है डाउगर्स हम कहलाता है इस तरह, ठीक है। ये नॉर्मल है, ये फिर थोड़ा सा बाहर आया हुआ है और ये बिल्कुल बाहर आया, इसको हम डाउगर्स हम मतलब बिल्कुल अपर बैक का बाहर की तरफ आना। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अपर बैक, ठीक है। तो ये होता है, वीकनेस होती है, वेट लॉस वगैरह ये सारी चीज़ें इसमें होती है। इसके रिस्क फैक्टर्स मतलब इसके वजूहात और कॉजेज़ क्या है, फैमिली हिस्ट्री,
या कोई फ़ीमेल में ये ज़्यादातर होता है, एडवांस एज, ठीक है, या बोन जो है वो बिल्कुल ख़राब है, छोटे से हैं, या इसके अलावा पोस्ट मेनोपॉज़ल मतलब ये कि जब किसी फ़ीमेल को मेनोपॉज़ हो जाए, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल उनका बंद हो जाए एक उम्र 40-45 के बाद, तो उनके बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन की मतलब कमी हो जाती है, बंद हो जाता है, जो कि एस्ट्रोजन हार्मोन्स का बोन डेंसिटी में भी काम होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि उनके बोन्स ख़राब होने लगते हैं एस्ट्रोजन की बंदिश या उनकी ख़राबी या उनकी कमी की वजह से, ठीक है। तो पोस्ट मेनोपॉज़ल भी एक वजह है, ठीक है। अच्छा, लाइफस्टाइल, अगर आपके डाइट में जो है कैल्शियम की कमी है, प्रोटीन ज़्यादा ले रहे हैं, एक्सेसिव इनटेक कर रहे हैं, ठीक है, और कैफ़ीन वगैरह ज़्यादा ले रहे हैं, स्मोकिंग बहुत ज़्यादा है, तो इसकी वजह से, और इसके अलावा अगर आप कोई सर्टन ड्रग्स ले रहे हो जैसे कि एल्यूमिनियम कंटेनिंग एंटासिड जो होते हैं ना, एंटासिड्स जो कि मैदे की जो दवाइयाँ वगैरह होती है स्टमक की, वो लेते हैं ज़्यादातर, एंटी कन्वल्सेंट जो कि नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर है, जो कि मिर्गी वगैरह या एपिलेप्सी के लिए जो ड्रग्स लेते हैं, ठीक है, वो अगर ज़्यादा लेते हैं तो उनकी वजह से भी बोन मतलब एज अ साइड इफ़ेक्ट ख़राब हो सकते हैं। हेपरिन जो कि ब्लड थिनर है, ठीक है, तो वो उसकी वजह से भी बोन्स ख़राब होते हैं। इसके अलावा डिज़ीज़ रिलेटेड मतलब कुछ बीमारियों की वजह से, जैसे कुशिंग सिंड्रोम पढ़ा था हमने, बॉडी के अंदर जो है वो चर्बी बहुत ज़्यादा हो जाती है, बंदा जो है बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है कुशिंग सिंड्रोम में, तो उनकी वजह से डायबिटीज़ मेलाइटस या कॉपडी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर या डिजीज़, ठीक है, जो रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर है उसकी वजह से, किसी मेलिग्नेंसी यानी कैंसर की वजह से, रूमेटॉइड अर्थराइटिस की वजह से, या फिर हाइपरथायराइडिज्म, किसी का थायराइड ग्लैंड बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव है, ठीक है, बहुत ज़्यादा काम कर रहा होता है, हाइपरथायराइडिज्म की वजह से भी बोन डिजीज़ हो सकती है। इसके डायग्नोसिस होते हैं, डायग्नोसिस में हम डुअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्टोमेट्री स्कैन करते हैं, डेक्सा जिसको हम कहते हैं, ठीक है, शॉर्ट मतलब ये एक तरीक़ाकार है डायग्नोसिस, एक्सरे आप कह सकते हो, सीरम कैल्शियम मतलब बॉडी में कैल्शियम का लेवल देखते हैं, और थायराइड फंक्शन टेस्ट भी करते हैं, ठीक है, TFT जिसको हम कहते हैं। अच्छा जी, इसका नेक्स्ट डिज़ीज़ है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। रूमेटॉइड अर्थराइटिस को हम शॉर्ट में कहते हैं RA, एज ए सिस्टमेटिक इन्फ्लेमेटरी डिज़ीज़ और ऑटो इम्यून डिज़ीज़ है। मतलब बॉडी के अंदर जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो ख़ुद ब खुद ख़राब हो जाता है, और बॉडी के जो नॉर्मल सेल है या जो नॉर्मल जॉइंट्स है बॉडी के, तो बॉडी का इम्यून सिस्टम ख़ुद उसके ऊपर अटैक करने लगता है, जैसे बंदा पागल हो जाता है और ख़ुद अपने आप को नुकसान पहुँचाता है। तो इसमें भी वही चीज़ है कि बंदे का जो इम्यून सिस्टम होता है वो ख़ुद ब खुद अपने जॉइंट्स के ऊपर अटैक करता है और जॉइंट ख़राब करते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस। बाकी अर्थराइटिस और इसमें ये फ़र्क है कि वो किसी डिज़ीज़ की वजह से, किसी मसले की वजह से होंगे, या फैमिली हिस्ट्री है या हेरेडिटी है, ठीक है, उसकी वजह से। लेकिन रूमेटॉइड अर्थराइटिस आपके अपने इम्यून सिस्टम की वजह से होते हैं, जो कि जॉइंट्स ख़राब होते हैं उसमें, और इसको हम रूमेटॉइड अर्थराइटिस कहते हैं। अच्छा, तो इसमें वही बात है कि नॉर्मल टिश्यू जो होते हैं उसके ख़िलाफ़ जो इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स करता है, इसमें आपके जॉइंट, टेंडन, बोन्स, ये सारी चीज़ें ख़राब होती हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाती है और टिश्यूज़ ख़राब होते हैं। इसके अलावा स्किन, ब्लड वेसल और हार्ट, लंग्स और मसल्स भी इसमें जो है थोड़े बहुत इफ़ेक्टेड हो सकते हैं, ठीक है। द कॉज ऑफ रूमेटॉइड अर्थराइटिस इज़ नॉट नोन। रूमेटॉइड अर्थराइटिस का जो असल वजह है कि इम्यून सिस्टम क्यों ऐसा करता है वो अननोन है, वो किसी को अभी तक मतलब पता नहीं चला है। लेकिन ये जो है फ़ीमेल में ज़्यादा पाया जाता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस, तकरीबन 40 to 60 ईयर या फिर 30 to 50 ईयर्स के बीच में ये चीज़ ज़्यादा होती है। इसकी पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो पैथोफिजियोलॉजी मतलब ये कि किस वजह से होता है, ठीक है, तो अननोन है पहले सबसे। और इसके अलावा 70 to 80% ये रूमेटॉइड फैक्टर RF जो लिखा हुआ है ना, रूमेटॉइड फैक्टर मतलब ये एंटीबॉडीज़ होती है, ऑटो एंटीबॉडीज़, जो कि ख़ुद ब खुद बॉडी को अटैक करने लगती है, ठीक है, तो ये उसकी वजह से होता है। या कोई वायरस होते हैं जैसे EBV, रेट्रोवायरस और पेरोवायरस, ठीक है, इसकी वजह से। EBV का मतलब है एप्स्टीन बार वायरस है, ठीक है, तो सारे जब आपके बॉडी में आते हैं तो ये सारी चीज़ें बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, माइकोबैक्टीरिया या जेनेटिक्स जो जीन्स होते हैं, ये लिखा हुआ है ना HLA-DRB1 एलील होते हैं जिस पे कोडिंग वगैरह होती है DNA के अंदर। तो ये एक एलील का आपको बताया गया है, उसकी कोडिंग बताई गई है कि उसमें अगर चेंज आ जाए
तो उसकी वजह से, या दूसरा PTPN22 ये भी एक एलील है, इसमें भी चेंज आ जाए जो कि आगे जाके टायरोसिन फॉस्फेट को एक्टिवेट करते हैं। टायरोसिन फॉस्फेट क्या है? एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस क्रिएट करने वाला एक्टिवेटर है, ठीक है। तो जब ये आपके बॉडी में एक्टिवेट हो जाता है तो बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस शुरू होता है। तो ये PTPN22 जो है ये टायरोसिन फॉस्फेट को एक्टिवेट करता है, जो कि आगे जाके इन्फ्लेमेशन होती है। इसके अलावा साइनोवियल स्ट्रोमा है। साइनोवियल स्ट्रोमा जो है ये एक कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो कि जॉइंट्स या फिर साइनोवियल जॉइंट्स के आसपास मौजूद होते हैं, और ये क्या करते हैं कि जब ये मतलब ख़राब हो जाते हैं या इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो CD4 और टी हेल्पर सेल्स और जो कि इम्यून सिस्टम के सेल है, ठीक है, मैक्रोफेजेस वगैरह, वो आते हैं और यहाँ पे इन्फ्लेमेशन कॉज कराते हैं। और इसके अलावा एंजियोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स, मतलब जो पुराने ब्लड वेसल्स है उनमें से न्यू ब्लड वेसल्स बनना शुरू हो जाए। अब यहाँ पे ज़्यादा डिटेल नहीं है, लेकिन मैं आपको नेट से बता देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, कि एंजियोजेनेसिस का मतलब क्या है, ठीक है। ये कहा गया, अच्छा देखें, एंजियोजेनेसिस का बुक में कोई नहीं है, इस PPT में कोई ज़्यादा डिटेल नहीं, बस नाम लिखा हुआ है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि जब आपके बॉडी के अंदर न्यू ब्लड वेसल्स बनना शुरू हो जाते हैं, उसकी कभी कभी ज़रूरत होती है। जैसे बॉडी में ब्लड सप्लाई की ज़्यादा ज़रूरत है तो बॉडी के अंदर एक अपना इम्यून सिस्टम है या अपना इस तरह का निज़ाम होता है कि वो न्यू ब्लड वेसल्स बनाते हैं, ठीक है, जो कि ज़रूरत होती है। तो उसमें क्या होता है कि आपका न्यू ब्लड वेसल बनते हैं, इसको हम नॉर्मली एंजियोजेनेसिस कहते हैं। और ये कोई ख़राब या कोई बॉडी के लिए कोई बीमारी की अलामत नहीं है, कोई ख़राब चीज़ नहीं है। लेकिन कभी कभी ये बीमारी की वजह से या बीमारी भी बनाते हैं, जैसे कि NRA द इम्यून सिस्टम मिस्टेकनली अटैक्स, ये आपको बताया कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में ये होता है। एंजियोजेनेसिस कम इनटू प्ले बिकॉज द इन्फ्लेम्ड जॉइंट नीड मोर ब्लड सप्लाई। इसमें क्या होता है कि नॉर्मली जिस तरह हमारे रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जॉइंट इन्फ्लेम हो जाते हैं तो वहाँ पे ब्लड सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि उनको ब्लड सप्लाई की ज़रूरत होती है ना। इन्फ्लेमेशन बॉडी का एक डिफेंसिव प्रोसेस है, तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे एंजियोजेनेसिस होता है, मतलब न्यू ब्लड वेसल बनते हैं, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक डिमांड बढ़ता है जॉइंट का, और वहाँ पे ब्लड सप्लाई ज़्यादा हो जाती है। इम्यून सेल्स और न्यूट्रोफिल और बेसोफिल और फेगोसाइटोसिस, वो सब चीज़ें वहाँ पे जमा होने लगती हैं। किस वजह से? एंजियोजेनेसिस, क्योंकि न्यू ब्लड वेसल वहाँ पे बन चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा और तेज़ वहाँ पे जाती है ताकि हीलिंग हो, वो जो ब्लड वेसल है या जो जॉइंट है, ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा या जल्द से जल्द सही हो, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि ये जो एंजियोजेनेसिस है नॉर्मली तो ये यही काम करता है, लेकिन कभी कभी ये डिसरेगुलेटेड होता है। डिसरेगुलेटेड मतलब ये कि इसका काम ख़राब होने लगता है, ये जो है अपने काम से हट जाता है। जैसे इम्यून सिस्टम अपने बॉडी के ऊपर ख़ुद अटैक करता है ना, तो काम से हट जाता है, ख़राब हो जाता है। इसी तरह ये जो एंजियोजेनेसिस है ये भी आउट ऑफ कंट्रोल जाता है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, एक्सेसिव एंजियोजेनेसिस आर लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल एंड लीकी ब्लड वेसल। अब ये जो ब्लड वेसल बन गए हैं ये क्या होते हैं, एबनॉर्मल हो जाते हैं, लीकी हो जाते हैं, मतलब उससे जो है ब्लड लीक होना शुरू हो जाता है और वहाँ वो जो ब्लड है वो इन्फ्लेम्ड जॉइंट टिश्यू में जमा होने लगता है, ठीक है। और वो जो ब्लड वेसल है वो आगे इन्फ्लेमेशन और ये सारी चीज़ें मज़ीद जो है वो जॉइंट ख़राब करने लगते हैं, क्योंकि आउट ऑफ कंट्रोल गए, ठीक है। इस वजह से क्या होता है कि ये जो एंजियोजेनेसिस है ये भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस में एक वजह हो सकती है। तो नॉर्मली ये इतनी कोई ख़तरनाक चीज़ नहीं है, लेकिन अगर आपके बॉडी के अंदर कोई ये आउट ऑफ कंट्रोल गया, ठीक है, तो फिर ये ख़तरनाक हो सकता है। इसके अलावा पेनिस फॉर्मेशन मतलब अनवांटेड इन्वेजन, या बॉडी के जो इम्यून सेल्स होते हैं वो नहीं चाहिए किसी जगह पे, ठीक है, जो कि अटैक करते हैं बॉडी के ऊपर, वो भी वहाँ पे जमा होते हैं, कचरा वगैरह जमा होते हैं, पेनिस फॉर्मेशन उसको हम कहते हैं। ये फिर से आपको वही डायग्राम बताई गई है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये देखें पेनिस फॉर्मेशन ये है, ठीक है, जो आपको ये दोनों बोन्स के बीच में नज़र आ रहा है, ये रेड कलर के, ये सारी चीज़ें जो कि एक्स्ट्रा सेल्स है या एक्स्ट्रा मास है, ठीक है, कचरा वगैरह जो है, ये पेनिस फॉर्मेशन है। अच्छा जी, क्लिनिकल फीचर्स मतलब ये कि इसके साइन सिम्टम जॉइंट पेन होगा,
प्रेशर होगा, ठीक है, पेन और इस तरीके से मूवमेंट नहीं कर पाओगे, हीट, रेडनेस, और ज़्यादातर ये रेस्ट फिंगर्स, नीज़, फीट और इन जॉइंट्स में ज़्यादातर होते हैं। और इसके अलावा द जॉइंट डिजीज़ ऑफन बिगेन स्लोली, ये जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस है ये स्लोली मतलब आहिस्ता आहिस्ता बॉडी के अंदर जो है वो फैलने लगती है। पहले वो एक छोटे छोटे जॉइंट्स को जो है वो अफेक्ट करती हैं, फिर आगे जाके मज़ीद जो है फैलती हैं, जैसे कैंसर होता है, ठीक है। मॉर्निंग स्टिफनेस होती है जो कि 1 घंटे से ज़्यादा होता है, मतलब 1 घंटे तक आपके जॉइंट बिल्कुल स्टिफ, बिल्कुल सख्त रहेंगे, ठीक है, और आपके जॉइंट वार्म, टेंडर और ये सारी चीज़ें इसमें होगी जो कि हम ऑलरेडी पढ़ते हैं। अच्छा जी, इसमें आपको बताया गया है रूमेटॉइड अर्थराइटिस आपके बॉडी के दोनों साइड पे एक जैसे जॉइंट्स जो है वो अफेक्ट करती है, मतलब इक्वली। अगर ये जॉइंट आपका ख़राब है तो शायद साथ में इस तरफ का ये भी ख़राब होगा, अगर ये ख़राब है तो ये भी ख़राब होगा, मतलब इक्वली बॉडी को अफेक्ट करती है, ठीक है, रेस्ट, हैंड और ये सारी चीज़ें। अच्छा जी, इसके अलावा आप फिज़िकल एग्जामिनेशन, मतलब किसी रूमेटॉइड अर्थराइटिस वाले बंदे का आप एग्जामिनेशन करोगे तो आपको कैसे पता चलेगा? अल्नर डिविएशन, मतलब ये जो अल्ना होता है, ठीक है, ये जो है वो ख़राब हो जाता है, अल्ना और रेडियस, ठीक है, ये जो बोन्स होते हैं वो ख़राब होते हैं। इसके अलावा बोटीनीर मतलब ये जो फिंगर है, जो हमारा थंब है, ठीक है, वो इसका जो जॉइंट है नीचे की तरफ आता है और इसका जो टिप है वो ऊपर, मतलब इस तरह सी शेप बन जाता है, इसको हम बोटीनीर कहते हैं। स्वैन नेक डिफॉर्मिटीज़, स्वैन नेक मतलब ये कि ये जो जॉइंट होता है बाहर की तरफ आता है, ठीक है, जो कि नहीं आना चाहिए। आपको यहाँ पे इस तरीके का एक नेक नज़र आएगा। इसके अलावा डिक्रीज़ ग्रिप स्ट्रेंथ, हमारी जो मुट्ठी की ताकत होती है, हम किसी चीज़ को पकड़ते हैं तो सही से नहीं पकड़ पाते, स्ट्रेंथ कम हो जाती है ग्रिप की, ठीक है। एक्सटेंसर टेंडन रप्चर, जो टेंडन होते हैं, मतलब ये वाले, ये जो टेंडन है ना आपको ये जो नज़र आ रहे हैं, ये जो रेस्ट से आते हैं यहाँ पे हाथ के अंदर, फिंगर के अंदर, ये जो चीज़ें होती है ये जो है बिल्कुल वीक हो जाते हैं, रप्चर हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, तो आगे जाके जो है उंगलियां भी इसकी वजह से ख़राब हो जाती। रूमेटॉइड न्यूड्यूल्स मतलब ये कि हमारे जो जॉइंट्स हैं वो बड़े बड़े सोलन हो जाते हैं, न्यूड्यूल्स, उस पर जो है आपको दाने दाने से नज़र आएंगे, ठीक है, जो कि 6 हफ्ते से तकरीबन 6 हफ्ते तक होते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा आपको लिखा हुआ है एक्स्ट्रा आर्टिकुलर इन्वॉल्वमेंट, मतलब ये कि जॉइंट्स, जब आपको रूमेटॉइड अर्थराइटिस की बीमारी होती है तो उसकी वजह से और कौन कौन से मसले हो सकते हैं। रूमेटॉइड अर्थराइटिस तो है ही, लेकिन उसके अलावा आपके बॉडी में और कौन कौन से मसले होते हैं, जैसे कि एनीमिया होता है, ठीक है। एनीमिया का मैंने आपको बता दिया कि जो एक्स्ट्राविजेशन या एंजियोजेनेसिस होती है तो उसकी वजह से ब्लड सप्लाई लीक होती है, तो ब्लड कम होगी, वो एनीमिया होगा। रूमेटॉइड नोड्यूल जो कि अभी बता दिया है। इसके अलावा प्लूरोपेरिकार्डियस, प्लूरल मेम्ब्रेन और पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन जो होता है हार्ट का, उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ठीक है। न्यूरोपैथी, न्यूरॉन्स ख़राब हो जाते हैं। स्क्लेराइटिस, स्क्लेरा जो लेयर है आई का, उसका इन्फ्लेमेशन। स्प्लीनोमेगेली, स्प्लीन जो है वो साइज़ में बढ़ता है, ख़राब हो जाता है। जॉर्गन सिंड्रोम जो है वो क्या है, ऑटो इम्यून डिजीज़ है या ऑटो इम्यून कंडीशन है, जिसमें पूरी बॉडी, होल बॉडी जो है वो अफेक्टेड, मतलब बॉडी की जितनी भी आपकी बॉडी है सब, पूरी की पूरी बॉडी आपकी ख़राब हो जाती है, ठीक है, जॉर्गन सिंड्रोम में ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से। वास्कुलाइटिस नाम से ही ज़ाहिर है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है। कार्पल टनल सिंड्रोम, ये हमने पहले भी पढ़ा था, जब मतलब इस तरीके के ये मीडियन नर्व चेक करते हैं, ठीक है, ये इसका जो टेस्ट था कार्पल टनल सिंड्रोम का, तो इस तरह चेक करते हैं कि ये मीडियन नर्व सही है या नहीं है, ठीक है, जो कि 4 आर्म से वो पाम तक आते हैं, ये सारी चीज़ें। और इसके अलावा फेल्टी सिंड्रोम जो है वो एक्स्ट्रा साइन ऑफ रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, मतलब इसकी वजह से जो है और कौन कौन सी बीमारी होती है या और कौन कौन से मसले जो हमने पहले पढ़े, ठीक है, जैसे कि स्प्लीन जो है वो स्वेल हो जाएगा। इसके अलावा WBCs कम होते हैं, इसमें रिपीटेड इन्फेक्शंस होते हैं, बार बार आपको इन्फेक्शंस वगैरह महसूस होंगे, ये सारी चीज़ें इसमें। इसके इन्वेस्टिगेशन कर ले तो आपको रूमेटॉइड फैक्टर, NTCCP एंटीबॉडी टेस्ट, ठीक है, ये कराना होता है। एंटी साइक्लिक सेट्रोलिन पेप्टाइड, ये जो है इसका फुल फॉर्म है, ये टेस्ट होते हैं, ठीक है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए। CBC कंप्लीट ब्लड काउंट करते हैं। C रिएक्टिव प्रोटीन, ये भी टेस्ट है प्रोटीन्स का,
इसके अलावा एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, जॉइंट अल्ट्रासाउंड करते हैं या एमआरआई करते हैं, एक्सरेज करते हैं, साइनोवियल फ्लूइड एनालिसिस, जो फ्लूइड होता है दोनों के दरमियान, ठीक है, जॉइंट्स के दरमियान, वो निकाल के उसका एनालाइज करते हैं, पता चलता है कि उसमें कोई बैक्टीरिया या कोई एंटीबॉडी कौन से मौजूद है। अच्छा, ये आपको हैंड का जो है वो बताया गया है कि नॉर्मल हैंड इस तरह होता है, और जब उसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस होती हैं तो फिर इस तरह बोन इरोजन, बोन ख़राब होते हैं, डिस्प्लेस होते हैं, ये सारी चीज़ें। और इस तरह फुट का भी आपको बताया गया है, यू कैन सी दैट, ठीक है। और इसके अलावा मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें तो मेडिकल मैनेजमेंट मतलब ये कि क्या क्या आप एज अ मेडिसिन दे सकते हो, तो उसमें हम देते हैं डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स, ऐसे ड्रग जो कि एंटी रूमेटिक मतलब ये कि RF या रूमेटॉइड फैक्टर के ख़िलाफ़ काम करते हैं, इसको हम कहते हैं DMARDs, ठीक है, शॉर्ट में। इसमें मेथोट्रेक्सेट और लेफ्लोनोमाइड और ये सारी चीज़ें आती हैं जो कि ड्रग्स के नाम है। इनसेड जो कि दर्द कम करते हैं, ब्रोफिन, नेप्रोसिन, एस्पायरिन, ये दे सकते हैं। इसके अलावा स्टेरॉइड्स भी देते हैं शॉर्ट कोर्स, मतलब कम टाइम के लिए, ठीक है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, डेक्सामेथासोन और प्रेडिसोलोन, ये देते हैं, स्टेरॉइड्स है ये। और एंटीसाइटोकाइन थेरेपी, इसमें जो है एटानेरेसेप्ट और इसके अलावा इन्फ्लेमेक्सेब और ये सारी चीज़ें, ये इसमें आप दे सकते हो। एंड दैट्स ऑल अबाउट मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स। इसमें चीज़ें काफ़ी थी, टर्मिनोलॉजीज़ और कुछ कंसेप्चुअल। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।